जिस जुर्रत, बहादुरी और जज्बा ईमानी के साथ, क्या ये सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं है? वो 50,000 लोग जो मुसल्लह हैं गज़ा के अंदर, क्या वो सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं है? वो लोग जिन्होंने 7 अक्टूबर को पैराग्लाइडर्स पे खड़े होके मुहासरे को तोड़ा और इज़राइल के अंदर दाखिल हुए, उनके कमांडर्स क्या सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं है? देखिए, इज़राइल ने अपने नुकसान को तो खुद ही बोला है कि $50 बिलियन का हो गया है और अब तो उन्होंने कहा है कि तकरीबन 1.6 बिलियन पर डे उनका खर्च हो रहा है। 1.6 बिलियन पर डे उनका खर्च हो रहा है। काहे पे खर्च हो रहा है? बमबारी पे। और बम ही तो मार रहे हैं। भाई बम कितना लाख 2 लाख रुपए का है। इसका मतलब उनके जहाज भी उड़ाए जा रहे हैं। उनकी इंस्टॉलेशन पे हमले किए जा रहे हैं। उनका जो सिक्योरिटी का और जासूसी का नेटवर्क है वो वहां पर बर्बाद किया जा चुका है। और जमीन पे जो जंग कर रहे हैं, 150 टैंक उनके बर्बाद किए गए अभी 2 दिन पहले। इन्होंने कहा हमारे सिर्फ 46 फौजी मारे गए हैं। तो 46 फौजी थे क्या 150 भी? वो बता नहीं रहे हैं। अपनी खबरें नहीं बता रहे हैं कि उनका नुकसान कितना हुआ है। तो अगर 150 टैंक उड़ा दिए गए तो उसमें एक-एक आदमी भी, अगर सिर्फ ड्राइवर भी होगा, तब तो 150 लोग हो गए ना, वो भी तो आर्मी का ही आदमी है। और हर टैंक में 2-3 आदमी तो मिनिमम होते हैं। तो कितना बड़ा कितनी कैजुअलिटीज हैं उनकी आर्मी की, उनके आर्मी के ऑफिसर्स की, उनके ब्रिगेडियर्स की, जो अखबारात में नहीं आ रहे हैं। और वो मीडिया कंट्रोल हो रहा है अमेरिका के जरिए, वो नहीं दे रहा है। लेकिन जो 10 लाख लोग इसराइल की सड़कों पे बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ खड़े हैं, वो किस बुनियाद पे खड़े हैं? वो इसी बुनियाद पे कि एक तो आप वहशियाना और जानवरों, दरिंदों की तरह आप बम बरसा रहे हैं। दरिंदगी की इंतहा आपने कर दी है। पूरी दुनिया, इंसानियत चीख उठी है आज कि ये दरिंदगी है, जंग नहीं है, दरिंदगी है। इस दरिंदगी के खिलाफ वो इसराइली भी खड़े हुए हैं जो उस मुल्क के रहने वाले हैं। आप अब तक कह रहे थे कि हम अंदर घुस के कैदियों को छुड़ा लाएंगे। एक कैदी नहीं छुड़ा सके आज तक। 250 कैदी हैं हमास के कब्जे में, एक नहीं छुड़ा सके। आज 39 दिन गुजर गए और आप अंदर भी घुस गए। आप उसी वहशत में आप अस्पतालों को आपने बंद करके वहां की बिजलियां काट दी और वहां पर तड़प रहे हैं बच्चे इलाज के लिए और वो मर रहे हैं तड़प तड़प के। लाशें सड़ने लगी हैं अस्पतालों के अंदर। ये है दरिंदगी। इस दरिंदगी के खिलाफ यहूदी वहां के खड़े हैं, बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ, जो जंगी जराइम का इर्तकाब कर चुका है, जिसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए। और पूरी जो यूरोपियन यूनियन के वो ममालिक जो इसराइल के साथ खड़े और अब पैसा देंगे, कुछ दिन में वो एक्सटॉर्शन शुरू करेगा, तो खाली अमेरिका से नहीं करेगा, इन मुल्कों से भी करेगा। उनके भी अवाम सड़कों पे खड़े हैं, इसी इसराइल की हुकूमत के खिलाफ। तो एक पूरा का पूरा परसेप्शन बाइनरी, पूरा एक नजरिया इसराइल के खिलाफ है आज पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन एक जो बताया जा रहा है कि गाज़ा को 2 हिस्सों में बाँट दिया और इज़राइल अंदर घुस गया है, कार्रवाई कर रहा है। ये प्रोपेगेंडा है, झूठ है। इसराइल हमास तो गज्जा 2 हिस्सों में कहीं नहीं बटा। गज्जा अपनी जगह पूरा गज्जा है। मैंने कहा 23 लाख लोग वहां रहते हैं। कितने लोग हैं मुझे बताइए, गिन के अगर उंगलियों पे भी गिन सकें, जो गज्जा से बाहर निकले हों, चाहे वो नॉर्थ या साउथ। ये तो टर्मिनोलॉजी इसराइल की है। फलस्तीन की टर्मिनोलॉजी सिर्फ गज्जा और वेस्ट बैंक है, और कुछ है नॉर्थ गज्जा साउथ गज्जा कुछ नहीं है। वेस्ट बैंक है, गज्जा है, बस। यहाँ पर 50 लाख लोग रहते हैं। वो 50 लाख लोग अपने घरों में हैं या टेंटों में हैं। वो इस तमाम मुसीबत को, परेशानी को, जुल्म को, बर्बरियत को, दरिद्रगी को अपने जिस्म, अपनी रूह, अपनी जान, अपनी माल पे बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अपने मौकिफ पर अटल हैं। और इस अटल मौकिफ के साथ उन्होंने, और उनको ये एहसास है कि हमने इसराइल को शिकस्त दे दी है ऑलरेडी, और इसलिए वो उस एहसास फतह के साथ अपनी कुर्बानियां दे के अपने मुल्क को भी बचाए हुए हैं और मस्जिद अक्सा को भी बचाए हुए हैं। आगे किधर जाता हुआ लग रहा है ये पूरा इश्यू, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अमेरिका इस बात में शायद कामयाब हो गया है कि जंग और ना फैले इस खित्ते के अंदर। जंग का फैलना अमेरिका के भी खिलाफ है, तो अमेरिका की मजबूरी है कि वो इस जंग को फैलने न दे और उसके लिए कंप्रोमाइजेस करे। बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि हम डील करने को तैयार हैं हमास के साथ।
जंगी कैदियों के तबादले की, ये फतह है। जहां तक आगे का ताल्लुक है, ये लोग आपस ही में बात कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के लोग। पोस्ट वॉर गजा कैसा होगा, दैट यू विल नॉट डिसाइड, इसराइल विल नॉट डिसाइड, इसराइल कैन नॉट डिसाइड कि पोस्ट वॉर गजा क्या, ये तो हमास डिसाइड करेगा, ये तो फलस्तीन के लोग ही डिसाइड करेंगे कि पोस्ट वॉर कैसा होगा। आप कह रहे हैं कि वहां हम इसको, हमारी फौज रहेगी, आईडीएफ रहेगा वहां पर जंग के बाद, और वो इंडेफिनिट पीरियड तक रहेगा। फिर जब हालात ठीक हो जाएंगे तो हम पीएलओ को दे देंगे, महमूद अब्बास साहब संभाल लेंगे उसको। ये सब चीजें तो आप तय कर रहे हैं, बट you are not the one who can call the shots. No, you are nobody. Israel is nobody in all these aspects. ये कैसे कह रहे हैं, एक शिकस्त खुर्दा मुल्क जो एक छोटे से ग्रुप से, जो 16 साल से कैद में थे, 16 साल के कैदियों के हाथों शिकस्त खुर्दा इसराइल ये कैसे तय कर सकता है कि गजा का मुस्तकबिल क्या होगा? या अमेरिका कैसे तय कर सकता है कि गजा का मुस्तकबिल क्या होगा? ये तो वो तय करेंगे जो उनके सिक्योरिटी एडवाइजर और मुसाद के साथ टेबल पर बैठे रूबरू नेगोशिएट कर रहे हैं, गुफ्तशनीद कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं, ये वो तय करेंगे। हमास तय करेगा कि मुस्तकबिल क्या होगा, इसराइल तय नहीं करेगा। ये पब्लिक में हवा उड़ाते रहेंगे नहीं। इंतहा है कि एक तरफ आप बमबारी कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, बेकसूरों को आप शहीद कर रहे हैं, मार रहे हैं, और ये भी तय कर रहे हैं शिकस्त खाने के बाद भी कि साहब इसका फ्यूचर क्या होगा। हु आर यू? मैं कौन कि मैं खामा खा। इसराइल की सूरत हाल अब यही है, और आप जंग खत्म होने के बाद तो तय ये होना चाहिए, दुनिया ये सोच रही होगी आज भी, बोले या ना बोले, कि जंग खत्म होने के बाद इसराइल का मुस्तकबिल क्या होगा, जिसकी मुट्ठी खुली है, जिसको एक नाकाबिले तस्खीर कुव्वत कहा जा रहा था, जिसकी टेक्नोलॉजी बिक रही थी बिलियंस ऑफ डॉलर में, जिसके टेस्टेड वॉर टेस्टेड हथियार जिसके बिक रहे थे सारी दुनिया में, सबसे बड़ी तादाद में लोग इसराइल से हथियार खरीद रहे थे, टेक्नोलॉजी खरीद रहे थे। वो उस मुल्क का मुस्तकबिल, उसके ट्रस्ट का मुस्तकबिल दुनिया में क्या होगा जंग के बाद, तो ये अब सवाल पैदा हुआ है कि इजराइल का मुस्तकबिल क्या है। लेकिन अब जो ये सब लोग कह रहे हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की जरूरत है, और कितने सलाहुद्दीन अय्यूबी की जरूरत है, क्या सलाहुद्दीन अय्यूबी मौजूद नहीं है? लोग कोता नजर हैं, देख नहीं रहे हैं, वरना ये तो सब सलाउद्दीन अय्यूबी हैं। जो कुछ गजा के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, क्या ये सलाउद्दीन अय्यूबी नहीं है? वो 50,000 लोग जो मुसल्लाह हैं गजा के अंदर, क्या वो सलाउद्दीन अय्यूबी नहीं है? वो लोग जिन्होंने 7 अक्टूबर को पैराग्लाइडर्स पे खड़े होके मुहासरे को तोड़ा और इसराइल के अंदर दाखिल हुए, उनके कमांडर्स क्या सलाउद्दीन अय्यूबी नहीं है? कैसे आप उन लोगों के जज्बे को जलील ना करें ये कहकर। वो 12,000 लोग जो शहीद हो गए जानते हुए भी कि अगले लम्हे बम हमारे सिर पे आके गिर जाएगा और मर जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी जमीन नहीं छोड़ी, क्या वो सलाउद्दीन अय्यूबी नहीं है? ये 23 लाख लोग जो जिन्होंने आज तक अपनी जमीन नहीं छोड़ी, 39 दिन की इतनी टनों की बमबारी, यानी हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिराए गए थे उससे 6 गुना ज्यादा बारूद अकेले गजा में 1 महीने के अंदर फेंक दिया गया। इसके बावजूद वो लोग अपने घरों में मौजूद हैं, उनके बच्चे उनकी आंखों के सामने तड़प तड़प के दम तोड़ रहे हैं, अस्पतालों में उनको इलाज नहीं मिल रहा, उनके पास रोटी नहीं है, उनके पास पानी नहीं है, उनके पास दवा नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है, वो फाके कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद उनके माथे पे शिकन नहीं आई है, और वो वहां अपनी जगह मौजूद है और इसराइल का मुकाबला कर रहे हैं। क्या वो सलाउद्दीन अय्यूबी नहीं है? मैं समझता हूं कि सलाउद्दीन अय्यूबी से ज्यादा बड़ी कुव्वत है वो। सलाउद्दीन अय्यूबी एक हुक्मरान थे, वो एक सिपह सालार थे, उनके हाथ में तलवार थी, उनके हाथ में फौज थी, और वो उस फौज के जरिए मुकाबले कर रहे थे। उनके पास बहुत सारे वसाइल थे। वो 16 साल कैद में नहीं थे, ये 16 साल से कैद में है। ये यही भूख, ये तंगदस्ती 16 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी तलवार का मुकाबला तलवार से करते थे, ये तोप का मुकाबला पत्थर से कर रहे हैं। कैसे कहा जा रहा है ये बात? तो जो लोग ये कहते हैं ये बात, वो तंग नजर हैं, कोताबीन हैं,
सैकड़ों सलाउद्दीन अय्यूबी हमास के अंदर मौजूद हैं, फ़लस्तीन के अंदर मौजूद हैं। अगर वो ना होते तो क़िबला अव्वल से हाथ हम लोग अब तक धो चुके होते। इसलिए सलाम करें हमास के लोगों को, फ़लस्तीन के 23 लाख लोगों को सलाम करें, सैल्यूट करें और कहें कि सलाउद्दीन अय्यूबी से ज़्यादा ताकतवर और ज्यादे हैं आज 2023 के सलाउद्दीन अय्यूबी।